वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मिडवाइफरी के सेक्शन में हम लोग देख रहे थे मैटरनल एडेप्टेशन इन प्रेगनेंसी के बारे में। कौन-कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट फीमेल में होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या-क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसमें हार्मोन्स का जो लेवल है वो क्या-क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चेंजेस इन सीवीएस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस आता है, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें 2 चीज़ है ना, इसको मैंने 2 सेक्शन में बाँटा है। फर्स्ट हमारा इंक्रीज़ और सेकंड हमारा डिक्रीज़। तो कौन-कौन सा चीज़ है जो इंक्रीज़ करता है और कौन-कौन सा जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ करती हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंक्रीज़ में क्या-क्या हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट, है ना? तो जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होता है हमारा? इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी के समय। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है ना? तो जब दोनों इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो व्हेन कार्डियक आउटपुट स्टार्ट्स इंक्रीजेस, तो मेन अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कब स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज करना? तो ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो 5वें वीक में जो है हमारा क्या हो जाता है, हमारा स्टार्ट हो जाता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना, ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कब होता है? तो अकॉर्डिंग टू डीसी दत्ता, मैक्सिमम जो होता है कार्डियक आउटपुट वो होता है हमारा 30 से 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, और विलियम्स के हिसाब से 28 से 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है हमारा कार्डियक आउटपुट स्टार्ट हो जाता है ना। कार्डियक आउटपुट जो है मैक्सिमम होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ओवरऑल व्हेन इज कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होता है? या व्हेन आर द चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर मैक्सिमम, तो हार्ट फेलियर का जो चांसेस होता है प्रेगनेंसी के में से वो किस समय सबसे ज़्यादा होता है? तो फर्स्ट इसका आंसर क्या रहेगा? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो डिलीवरी के समय हमारा जो है 70% के जो चांसेस है वो क्या रहता है हमारा? आफ्टर डिलीवरी जो रहता है वो चांसेस रहते हैं। और सेकंड ऑप्शन अगर बेस्ट हम लोग कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में भी जो है हमारा क्या देखने को मिलता है? हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। और थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा 28 से 32 वीक्स विलियम्स के हिसाब से, और 30 से 34 वीक्स डीसी दत्ता के हिसाब से। तो ये था हमारा कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस में इंक्रीज। तो मोटा-मोटी अगर बात की जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो एक ही चीज़ है वो इंक्रीज होता है, वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। अब डिक्रीज क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो डिक्रीज में मेन हार्मोन जो रहेगा प्रेगनेंसी के समय वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ही एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा, हमारे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या हमारा? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो ये क्या करता है? स्मूथ मसल को क्या करता है? रिलैक्स करके रखेगा, हाँ। तो स्मूथ मसल को जब रिलैक्स करके रखेगा तो इससे क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल में 3 लेयर पाया जाता है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एंडोथेलियम और ट्यूनिका इंटीमा। 3 लेयर्स होते हैं हमारा। जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है वो सबसे बाहर का लेयर होता है। बीच में हमारा क्या होता है? एंडोथेलियम होता है। बीच में हमारा क्या होता है? एंडोथेलियम होता है, और लास्ट में हमारा क्या होता है? ट्यूनिका इंटीमा होता है। तो बीच का जो लेयर है वही हमारा क्या होता है? एंडोथेलियम होता है, और यही क्या हमारा स्मूथ मसल है ना? तो जो यही हमारा स्मूथ मसल है, जब यही रिलैक्स नहीं करेगा तो क्या होगा कि पेरिफेरल जो वैस्कुलर है ना, पेरिफेरल वैस्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो जब पेरिफेरल वैस्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इससे दोनों ब्लड प्रेशर में दोनों चीज़ें क्या होती है? डिक्रीज होती है। सिस्टोलिक बीपी भी डिक्रीज होगा और डायस्टोलिक बीपी भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। इससे क्या होगा? मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी बाई 3। ये हमारा सिस्टोलिक मीन आर्टेरियल प्रेशर का क्या है? फॉर्मूला है। अब डिक्रीज क्या-क्या देखने को मिलता है हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्सिमम डिक्रीज इन बीपी, तो
डायस्टोलिक में देखने को मिलता है ना, तो डायस्टोलिक जो होता है वो हमारा 80 होता है नॉर्मल, तो 80 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सेकंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है और सुपाइन पोजीशन में देखने को मिलता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के बारे में। ये बीपी से रिलेटेड एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है देख लेते हैं। तो प्रेगनेंसी जो होता है वो सबसे मैक्सिमम जो बेबी बम्प जो रहता है, यानी यूट्रस से जो बाहर जो निकला रहता है, वो मैक्सिमम जो रहता है वो कब रहता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट फीमेल लेडी जो रहती है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल लेडी रहती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो जब सुपाइन जब लाई करेगी या फिर सुपाइन लेटेगी, तो क्या होगा, जब सुपाइन लेटेगी तो प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है वो प्रेस करता है इंफीरियर वेना कावा को, है ना। तो ये इसको मैं फिगर से आप लोगों को समझा देना चाहूँगा कि ये हमारा जो है, जो सुपाइन पोजीशन में ये हमारा जो यूट्रस है वो क्या करता है, नीचे प्रेशर बनाता है ना। जब प्रेशर ज़्यादा बनाएगा तो नीचे से जो हमारा सुपीरियर वेना इंफीरियर वेना कावा सॉरी तो इंफीरियर वेना कावा जो पास हो रहा है ये क्या हो जाता है, दबने लगता है ना। जब दबने लगेगा तो क्या हो जाएगा, अच्छे से ब्लड जो है वो नहीं पहुंचेगा, तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो इससे दो चीज़ें होती है, कार्डियक आउटपुट ऑफ मदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब कार्डियक आउटपुट ऑफ मदर जो है डिक्रीज हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और सेकंड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड गोइंग टू फीटस डिक्रीज। तो इससे क्या हो जाएगा, दो काम हो जाएगा, एक तो बीपी कम हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कि जो बच्चे को जो ब्लड पहुंच रहा है वो क्या हो जाएगा, कम पहुंचेगा। तो जब बच्चे को ब्लड जब कम पहुंचेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। तो फीटल डिस्ट्रेस जब हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो है घबराने लगेगा, है ना। तो ये था हमारा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम क्या होता है फिर से देख लेते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जब जो है लेडी जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ हो जाता है बच्चे का, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो यूट्रस है वो भारी हो जाता है। तो भारी होने के कारण जब यूट्रस सुपाइन पोजीशन में यानी पीठ के बल जब लेटेगी तो क्या होगा, हमारा जो यूट्रस जो है वो भार लगाएगा। जब भार लगाएगा तो क्या हो जाएगा, जो इंफीरियर वेना कावा है वो दब जाएगा। तो इंफीरियर वेना कावा दब जाएगा तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न जब कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट जब कम हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीपी जो कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। और इससे क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि बच्चे को कम ब्लड मिलेगा। तो जब कम ब्लड मिलेगा तो बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा तो बच्चा क्या कर सकता है, मिकोनियम को पास कर सकता है। क्या करेगा, मिकोनियम को पास करेगा। और मिकोनियम का कलर कैसा होता है, मिकोनियम का जो है कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ये एडवाइस दिया जाता है। इस सुपाइन हाइपोटेंशन को हम लोग कैसे बचाते हैं तो ये देख लेते हैं। तो सुपाइन हाइपोटेंशन को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मदर को सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटने बोलेंगे और बोलेंगे कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटिए। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सुपाइन हाइपोटेंशन से बचने के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन हमेशा याद रखना है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन जो है हम लोग देते हैं सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम को बचाने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं चेंजेस इन क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ हार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो चेंजेस इन क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ हार्ट, तो हार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पल्स रेट, बीपी में क्या चेंजेस आएगा, ये सारा चीज हम लोग देख लेते हैं। जुगुलर वेन प्रेशर में क्या रहेगा, हार्ट साउंड में क्या क्या आता है, मरमर सुनाई देगा या फिर नहीं सुनाई देगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, क्राइटेरिया दैट इज पल्स रेट। तो पल्स रेट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है ना। तो पल्स रेट या फिर इसको हम लोग हार्ट रेट भी बोल सकते हो। हार्ट रेट और पल्स रेट ये क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के समय। और ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो इन इंटरनल मेमोरी वेसल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका दो कारण मैं बता चुका हूँ। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्या हो जाता है हमारा, इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम देखने को मिलेगा हार्ट में। क्यों, क्योंकि
जो होता है मेमोरी वेसल्स है ना, मेमोरी वेसल्स का मतलब जो ब्लड के जो ब्रेस्ट के जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंटरनल मेमोरी वेसल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। उस कारण भी हार्ट में जो है वो ब्लड कम पहुंचता है और इसका लोकेशन भी चेंज हो जाता है। तो हार्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ किधर शिफ्ट हो जाता है, सेकेंड टू थर्ड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तो थोड़ा सा हार्ट भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगला है हमारा जुगुलर वेन प्रेशर। तो जुगुलर वेन प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल रहता है। और हार्ट साउंड की अब बात कर लेते हैं तो हार्ट साउंड S1 रहेगा, S2 रहेगा और S3। तो S1 और S2 क्या रहेगा, S1 क्या रहेगा, लाउड रहेगा और स्प्लिटिंग प्रोमिनेंट रहता है। जनरली क्या रहेगा, लाउड रहेगा। और S2 भी क्या रहेगा, नॉर्मली प्रेगनेंसी रहेगा। और S3 क्या होता है, नॉर्मल S3 नॉट इजीली हर्ड बट इन प्रेगनेंसी इट इज इजीली हर्ड, है ना। तो S3 जो होता है वो हार्ट साउंड जनरली क्या होता है, नहीं सुनाई देता। S1 और S2 प्रेजेंट रहता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन S3 जो होता है वो सुनाई देता है प्रेगनेंसी के समय। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोप रिदम बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय S3 जो साउंड सुनाई देता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलोप रिदम बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैलोप रिदम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज तक तो पूछे नहीं गए हैं गैलोप रिदम के बारे में, लेकिन आगे पूछे जा सकते हैं। तो यह था हमारा गैलोप रिदम। तो गैलोप रिदम एक खास प्रकार का हार्ट साउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में सुनाई देता है। अगला है हमारा क्या, मरमर। तो मरमर जो होता है वो मेनली क्या होता है, दो प्रकार के मरमर होते हैं, है ना। तो मरमर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं जो जनरली प्रेगनेंसी के समय पाए जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा सिस्टोलिक मरमर और सेकंड है कंटिन्यूअस मरमर। तो कंटिन्यूअस मरमर को हम लोग मेमोरी मरमर के नाम से भी जानते हैं। और सिस्टोलिक जो मरमर है वो तो सिस्टोल में ही देखने को मिलता है। देख लेते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस में। तो एनाटॉमिकल चेंजेस में जो है हमारा बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस हो जाते हैं। हार्ट का पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, डायफ्राम का पोजीशन भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो क्या हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो यूट्रस जो होता है बढ़ जाता है, देख लेते हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है, इन प्रेगनेंसी यूट्रस रसेस द डायफ्राम अप बिकॉज ऑफ विच हार्ट रोटेट्स अपवर्ड। तो जो है डायफ्राम, जो हमारा जो यूट्रस है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, डायफ्राम तक पहुंच जाता है। तो डायफ्राम तक पहुंच जाएगा जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारा जो हार्ट है वो क्या हो जाता है, रोटेट करता है अपवर्ड साइड और आउटवर्ड साइड में, है ना। और क्या हो जाता है, डेट इज लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो हार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की ओर, क्या हो जाता है, हार्ट शिफ्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के समय। तो ये जो जितने भी पार्ट्स हमारे दिख रहे हैं ब्लू कलर से, है ना, तो ब्लू कलर से जो है वो हमारे प्रेग्नेंट में होते हैं और जो डॉटेड लाइन है वो हमारा नॉन प्रेग्नेंट में होता है। तो नॉन प्रेग्नेंट में तो आप लोग देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूँ इसमें। तो जूम करके जब देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी होती है, सॉरी नॉन प्रेग्नेंट, उसमें डायफ्राम जो है नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे होता है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में डायफ्राम यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, हार्ट भी थोड़ा सा लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा जो है नॉन प्रेग्नेंट लेडी में हार्ट का फिगर बनाया हुआ है ना। और जो डार्क कलर से ब्लू कलर से वो हमारा क्या है, प्रेगनेंसी में हार्ट का फिगर बनाया हुआ। तो हार्ट जो है लेफ्ट की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं पैल्पिटेशंस इन प्रेगनेंसी। तो पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है, तो पैल्पिटेशंस का मतलब होता है जब खुद का हार्ट बीट खुद सुनाई दे, है ना। हार्ट बीट जो है वो खुद सुनाई दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी के समय पैल्पिटेशंस ज़्यादा होते हैं ना। तो पैल्पिटेशंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी में मैक्सिमम टाइम ऑफ जो है मैक्सिमम पैल्पिटेशंस ऑकर है ना। और एपेक्स बीट इज हर्ड इन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस लैटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। अब जो हार्ट होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एपेक्स, और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो हार्ट के दो पार्ट, जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपेक्स बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। एपेक्स के पास ही हमारा कौन सा पल्स पाया जाता है,
तो हमारे पास आता है हमारा एपिकल पल्स। कौन सा पल्स? एपिकल पल्स। तो एपिकल पल्स जो होता है उसका भी पोजीशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो एपेक्स बीट का मतलब यहाँ पे एपिकल पल्स की बात कर रहा है। तो जो एपिकल पल्स है वो हमारा कहाँ पे चेंज हो जाता है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे चला जाता है, लेटरल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। तो क्लेविकुलर लाइन कहने का मतलब ये जो क्लेविकल है इसके बीच में है ना, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जो क्लेविकुलर लाइन होता है यहाँ से अगर हम लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा एपिकल पल्स सुनाई देता है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, तो एपिकल पल्स जो होता है वो हम लोग सुनते हैं किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। और ईसीजी होता है वो क्या होता है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के समय। तो ये थे हमारे चेंजेस जो कि हार्ट में दिखाई देते हैं। और एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? माइल्ड कार्डियोमेगाली, यानी थोड़ा सा लगेगा कि हार्ट हमारा क्या हुआ? फुला हुआ। कार्डियोमेगाली का मतलब क्या होता है कि हार्ट का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज देखने को मिलता है ना। तो हार्ट का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कार्डियोमेगाली। तो एक्सरे में क्या चीज देखने को मिलेगा? कार्डियोमेगाली, यानी हार्ट साइज क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इंडिकेटर्स ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, यानी कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि उस प्रेग्नेंट लेडी में हार्ट डिजीज है? तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत प्रेजेंट रहते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश ऑफ स्किन। अगर हमारा जो स्किन है वो ब्लूइश पड़ जाए, है ना, तो ब्लूइश ऑफ स्किन। अगर हमारा जो ऑर्गन्स है जैसे हाथ हो, पैर हो, या फिर लिप्स हो, या फिर कोई भी ऑर्गन पार्ट हो वो हमारा ब्लूइश होने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। हिमोप्टाइसिस होता है। तो हिमोप्टाइसिस का मतलब होता है कफ में क्या हो जाना? ब्लड प्रेजेंट होना, है ना। तो कफ में जब ब्लड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। और हीमेटइमेसिस का मतलब क्या होता है? दो टर्म आते हैं, इसमें कंफ्यूज जनरली बच्चे होते हैं। हीमेटइमेसिस, इमेसिस का ही मतलब ही होता है हमारा वोमिटिंग। तो वोमिटिंग में अगर ब्लड आएगा तो उसको वो क्या बोलेंगे? हीमेटइमेसिस, है ना। और हिमोप्टाइसिस होता है जब कफ में ब्लड आता है। तो इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वोमिटिंग में आएगा कि हमारा कफ में आएगा। तो हिमोप्टाइसिस जो होता है वो कफ में ब्लड आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जुगुलर वेन प्रेशर। तो जुगुलर वेन प्रेशर जनरली क्या होता है हमारा कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर हार्ट डिजीज है तो उसमें क्या होगा? रेस्ट देखने को मिलेगा। रेस्ट का मतलब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, है ना, इंक्रीज देखने को मिलेगा। S2 साउंड जो क्या रहता है वो साउंड लाउड रहेगा और स्प्लिटिंग प्रोमिनेंट रहता है। अगला देख लेते हैं, S4 इज हार्ट साउंड। तो जनरली क्या होता है कि S1 और S2 प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में S1, S2 और S3 भी देखने को मिलता है। अगर S4 प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि उस लेडी में क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट डिजीज प्रेजेंट है। और डायस्टोलिक मर्मर भी देखने को मिलता है और मार्क्ड कार्डियोमेगाली ऑन एक्सरे। तो कार्डियोमेगाली भी देखने को मिलता है और यानी एरिथमिया भी देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी। तो हार्ट डिजीज और प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या क्या होते हैं, है ना। तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो डेवलप कंट्री में जनरली क्या होता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, है ना। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसमें ASD इज द मोस्ट कॉमन। तो ASD डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और डेवलपिंग कंट्री में रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज के कारण क्या होता है? हमारा मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस देखने को मिलेगा डेवलपिंग कंट्री में, और डेवलप कंट्री में ASD देखने को मिलता है। तो हार्ट डिजीज से इसका रिस्क और मैनेजमेंट क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो सेकेंड मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, है ना। तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज जो होता है वो प्रेगनेंसी में कौन सा होता है? तो वो हमारा होता है मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने क्वेश्चन के रूप में आप लोग के सामने रखे हुए हैं, इनको हम लोग को क्या करना है? याद करना है। तो देयर आर सर्टेन हार्ट डिजीज इन विच प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो कुछ ऐसे हार्ट डिजीज होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ऐसे कौन कौन से हार्ट डिजीज होते हैं वो देख लेते हैं।
तो पल्मोनरी हाइपोटेंशन, तो पल्मोनरी हाइपोटेंशन रहेगा तो इसमें क्या हो जाता है हमारा प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो इसमें हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी और सेकंड हो गया हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को हम लोग आइसन-मेंगर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो पल्मोनरी हाइपोटेंशन यानी सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसन-मेंगर सिंड्रोम। ये भी एक अलग कलर से लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि आइसन-मेंगर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। और अगला क्या हमारा मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम विथ ऑर्टा इन्वॉल्व, तो अगर मार्फन सिंड्रोम के साथ ऑर्टा इन्वॉल्व है तो उस केस में भी क्या होगा हमारा प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। और कोएक्शन ऑफ ऑर्टा, कोएक्शन कहने का मतलब क्या है समझा देता हूँ आपको। ये ऑर्टा एक मोटी नाली समझ लीजिए, है ना। तो ये मोटा नली है, पाइप है। अब पाइप में कहीं पे ऐसे मुड़ जाए, है ना, इस टाइप से ऐसे मुड़ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्लड क्या होगा, ज़्यादा पास होगा, नहीं होगा। हाँ, तो इसी को, ये जो मुड़ना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोआर्क्शन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डायमीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पाइप क्या हो जाएगा, एक जगह से धंस जाएगा यानी मुड़ जाएगा। तो यही हमारा कोआक्शन। इंक्रीज चांसेस ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी, तो कोआक्शन क्या करता है, मैटरनल मोर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो इसमें एडवाइस क्या होता है, एमटीपी करते हैं ना, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो दवाओं के द्वारा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि एमटीपी कराते हैं बच्चों का, ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या होता है प्रेगनेंसी का हार्ट डिजीज पेशेंट में, तो बिफोर 12 वीक। तो 12 वीक से पहले ही हम लोग क्या करेंगे, हम एमटीपी करा देते हैं। अगर 12 वीक के बाद कराते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। तो अगर 12 वीक के बाद कराएंगे तो बेस्ट मेथड टू डू एमटीपी इन हार्ट डिजीज आफ्टर 12 वीक्स। तो ये क्या होता है हमारा सक्शन एंड इवैक्यूएशन। हम लोग क्या करेंगे, सक्शन करते हैं ना। तो दो तरह का एमटीपी आता है, अबॉर्शन दो तरह का होता है। एक होता है डी&सी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, और एक होता है डी&ई, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। दोनों हम लोग आगे अबॉर्शन चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं विच हार्ट डिजीज हैज वर्स्ट प्रोग्नोसिस या हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी। तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस कौन सा डिजीज का होता है, तो आइसन-मेंगर सिंड्रोम का। आइसन-मेंगर सिंड्रोम जो होता है, अगर मान के चला जाए तो अगर एक बार हो गया तो ये जल्दी ठीक नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये जो प्रेग्नेंट जो लेडी है या फिर प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसकी जान ले ले, है ना। तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है आइसन-मेंगर सिंड्रोम का। और बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होते हैं उसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ डिलीवरी प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो कौन-कौन सी बातें हैं, कौन-कौन सी चीज़ों का हम लोग को डिलीवरी के समय ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी इन अ हार्ट डिजीज पेशेंट। तो अगर कोई हार्ट डिजीज पेशेंट है तो उसमें हम लोग को डिलीवरी कराना है तो कौन सा बेस्ट मोड होगा, तो आंसर क्या होता है, वजाइनल डिलीवरी यूजिंग फॉरसेप्स या वैक्यूम। तो वैक्यूम के थ्रू या फिर फॉरसेप्स के जो थ्रू है हमारा, हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी कराते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इन विच कंडीशन सिजेरियन सेक्शन इज डन। तो सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो किस किस कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, जब हमारा अओर्टा इन्वॉल्व होगा। तो अओर्टा जब इन्वॉल्व रहता है तो किस किस केस में हमारा अओर्टा इन्वॉल्व होता है, तो कोआक्शन ऑफ अओर्टा। कोआक्शन बता चुके हैं। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, खड़ा हो जाता है ना। तो जब इसमें, तो ये जो स्टेनोसिस ये हमारा अयोर्टिक का, इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये हमारा मान लीजिए अओर्टा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अओर्टा जा रहा है तो इसका स्टेनोसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, जो है कड़ा हो जाएगा। तो ये जब ब्लड आता है तो ये इसको क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए, इस तरह से फूलेगा, पल्स बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पल्स नहीं बनता है ना। तो जब पल्स नहीं बनेगा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड को ये क्या करेगा, कैरी नहीं कर पाएगा। तो जब मैक्सिमम अमाउंट को जब कैरी नहीं कर पाएगा तो इससे क्या डेवलप हो जाएगा, अओर्टिक स्टेनोसिस डेवलप होगा और एन्यूरिज्म हो जाएगा। तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, कहीं पे आगे चलकर क्या हो जाएगा, ये अओर्टा फट जाता है ना, यहाँ से ब्लड लीकेज होने लगा, यहाँ से फट गया। तो ये जब फट जाएगा तो यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर लीकेज होने लगा। तो यही क्या हमारा एन्यूरिज्म। तो इन सभी केसेस में क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन हम लोग को करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हार्ट डिजीज पेशेंट सी हैज पोस्टपार्टम हेमरेज।
आफ्टर डिलीवरी। तो हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। तो पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है जनरली कितना रहता है, 24 आवर्स तक होता है। तो 24 आवर्स तक जो है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज पीरियड रहता है आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें इस जो हार्ट डिजीज़ होता है इसमें क्या होता है कि पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो इसको बचने के लिए, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्शन देते हैं मिथाइल आर्गोमेट्रिन का, जो कि जो होता है हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, नॉर्मली जनरल जो केस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल केस में आर्गोमेट्रिन देते हैं अगर हमारा पीपीएच हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है। लेकिन अगर जो हार्ट डिजीज़ लेडी है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आर्गोमेट्रिन को नहीं देते। ये क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप लोग को समझना है और याद रखना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट्स कौन-कौन से यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी के समय। तो 2 एंटीकोगुलेंट्स जनरली हम लोग के पास अवेलेबल रहते हैं। वो क्या-क्या होता है, तो एक होता है वारफेरिन और हिपेरिन दोनों। तो वारफेरिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है और हिपेरिन जो है हमारा, तो इसके एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज में आ जाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट। और डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड लीड टू मैटरनल मैलफॉर्मेशन। तो ये क्या करेगा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो प्लेसेंटा पे ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो बैरियर्स का काम करते हैं। तो ये क्या करेगा, प्लेसेंटा जो को क्रॉस कर जाएगा और फीटल मालफॉर्मेशन करा सकता है। और हिपेरिन क्या करता है, तो हिपेरिन डज़ नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ये क्या करेगा, हिपेरिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। तो हिपेरिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये डज़ नॉट लीड टू फीटल मैलफॉर्मेशन। ये फीटल मैलफॉर्मेशन को नहीं कराता है। और ये कैसा नेचर का होता है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वीक एंटीकोगुलेंट्स होता है। ये कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो वारफेरिन का एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो इसको जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रीफरली जो है इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और हेपेरिन को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और एंटीकोगुलेंट रेजिमेन में हम लोग क्या-क्या इस्तेमाल करते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है यानी लेस देन 12 वीक्स, उस समय क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा नहीं बना होता है। तो प्लेसेंटा जब नहीं बना होता है उस समय, तो हेपेरिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हेपेरिन इस्तेमाल करते हैं। और 13 से 36 वीक्स में हम लोग वारफेरिन इस्तेमाल करते हैं और 36 वीक के बाद क्या हो जाता है हमारा, हेपेरिन फिर से। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ हेपेरिन इज़ अ वीक एंटीकोगुलेंट्स एंड पेशेंट कैन डिलीवर एनी टाइम। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा पेशेंट कभी भी डिलीवर हो सकता है ना, बच्चा जो है कभी भी डिलीवर हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हेपेरिन हमेशा यूज़ करते हैं। 13 से 36 वीक्स में जो है हम लोग को जनरली यूज़ करना चाहिए वारफेरिन। तो वारफेरिन यहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कि जो हमारा जो वारफेरिन है वो स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है और यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, जो है ये फीटल मैलफॉर्मेशन को जो है ये कर सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है, जो मैक्सिमम डेवलपमेंट होने रहते हैं ऑर्गन्स के, वो अप टू 12 वीक्स हो जाते हैं, है ना। 8 टू 12 वीक्स में जनरली क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो 8 टू 12 वीक्स में हम लोग क्या करेंगे, हेपेरिन देते हैं, क्योंकि हेपेरिन जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता। लेकिन 13 वीक से 36 वीक में क्या होगा, कोई भी फीटल मैलफॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वारफेरिन देते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट होता है। लेकिन 36 के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हिपेरिन पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हिपेरिन जो है वीक एंटीकोगुलेंट है, क्योंकि उस समय हम लोग को जरूरत पड़ता है डिलीवर करने के लिए, है ना, बेबी डिलीवरी के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वारफेरिन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस पूरा हो चुका है 12 वीक्स तक। तो बच्चे को अब कोई खतरा नहीं आएगा। 12 वीक्स से पहले अगर हम लोग वारफेरिन यूज़ करेंगे तो ये क्या है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। तो व्हेन पेशेंट स्टार्ट्स हैविंग लेबर पेन, तो जब लेबर पेन एक पेशेंट को स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हेपेरिन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं। 12 आवर्स आफ्टर वजाइनल डिलीवरी और 12 आफ्टर सिजेरियन सेक्शन स्टार्ट हेपेरिन। जब 12 आवर या फिर 24 घंटे हो जाए, 12 आवर आफ्टर वजाइनल डिलीवरी और 24 आवर्स आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे हेपेरिन या फिर वारफेरिन। वारफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि हमारा जो है
वारफेरिन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग में। अब हम लोग देख लेते हैं, तो सपोज क्या है कि सपोज पेशेंट इज ऑन वारफेरिन एट टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीजरियन सेक्शन का यूज करते हैं, है ना, सीजरियन सेक्शन करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, तो सबसे मोस्ट कॉमन जो हार्ट डिजीज होता है वो हमारा क्या होता है, मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिलता है ये प्रेग्नेंट फीमेल लेडी में। और अगर बच्चे में बात की जाए तो वो हमारा हो जाएगा एएसडी। एएसडी जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी बैलून वेल्वुलोप्लास्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हम लोग देख लेते हैं। तो सर्जरी में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, बैलून वाल्वोप्लास्टी। ये क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज करते हैं और ये 14 से लेकर 18 वीक्स में हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चेंजेस इन रीनल सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रीनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के समय, ये सारी चीज़ें अब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या देख लेंगे, साइज ऑफ किडनी इंक्रीजेस बाय 1 सेंटीमीटर। तो किडनी का जो साइज है वो प्रेगनेंसी के समय क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है 1 सेंटीमीटर से। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड हमारा हाइड्रोयूरेटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूरेटर है इसमें पानी भरा हुआ देखने को मिलता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है, हमारा स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो स्मूथ मसल जो रिलैक्सेंट होता है वो पेरिस्टालसिस का जो मूवमेंट होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ना। तो इस कारण से जो हमारा जो यूरेटर है उसमें पानी भरा हुआ देखने को मिलेगा। तो पानी जो है वो धीरे-धीरे जाएगा, है ना, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी स्टेसिस देखने को मिलता है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, प्रोजेस्टेरोन। अब ब्लैडर जो है ब्लैडर म्यूकोसा क्या होगा, कंजेस्टेड देखने को मिलेगा। तो ब्लैडर का जो म्यूकोसा वो कंजेस्टेड देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और ब्लैडर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है। तो ब्लैडर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होता है। और इंट्रा यूरेथ्रल प्रेशर ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देख लेते हैं, तो जो हमारा जो है, जब साइज बढ़ गया तो ड्यू टू यूरिनरी स्टेसिस के क्या होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ यूटीआई। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि यूरिन क्या हमारा स्टेसिस हो रहा था। यूरिन जब पेशाब जो है रुकना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा। तो बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यूटीआई का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ये कब कब बढ़ता है, तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वही सारा चीज़ लिखा हुआ है कि जो हमारा किडनी का साइज है वो बढ़ जाता है, हाइड्रोयूरेटर और यूरिनरी स्टेसिस होता है, और ब्लैडर म्यूकोसा कंजेस्टेड होता है। अब हम लोग देख लेते हैं चेंजेस इन रीनल फिजियोलॉजी। तो रीनल फिजियोलॉजी यानी जो किडनी का जो फिजियोलॉजी होती है इसमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इन प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता है ना। तो ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो रीनल ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ जीएफआर, यानी जीएफआर का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो फिल्टरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, हाँ? तो ये हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो जीएफआर है ना, किडनी जो है पर मिनट कितना ब्लड को फ़िल्टर आउट करती है ना, ग्लोमेरुलस से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं। तो जीएफआर का जो है वो रेट क्या हो जाता है, फ़िल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, यानी फ़िल्टरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि इंक्रीज़्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। तो इससे क्या हो जाएगा, यूरिया ज़्यादा निकलेगा, यूरिक एसिड ज़्यादा निकलेगा और क्रिएटिनिन भी ज़्यादा निकलता है। और जो है सीरम यूरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सीरम यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। और सीरम क्रिएटिनिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस आते हैं अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। 2, 4, 6 से हम लोग याद रखेंगे। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीजेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर से
जो हमारा चेस्ट है वो क्या हो जाता है ऊपर की ओर ये बढ़ जाता है। तो ये जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर से। अगला क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमारा क्या है डायफ्राम पुशेस द लंग्स बाय 4 सेंटीमीटर। तो डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है जब डायफ्राम के जगह पे क्या आ जाएगा यूट्रस आ जाएगा। तो यूट्रस से क्या हो जाएगा डायफ्राम ऊपर की ओर पुश हो जाएगा। तो ऊपर जो होता है लंग्स को पुश करता है डायफ्राम 4 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ चेस्ट इंक्रीज है। तो चेस्ट का जो सर्कमफ्रेंस है यानी चेस्ट का जो गोलाई है वो 6 सेंटीमीटर से वो क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। तो 2, 4, 6 आप लोग को याद रखना है। तो 2 सेंटीमीटर से ट्रांसवर्स डायमीटर और हमारा 4 सेंटीमीटर से डायफ्राम पुश होता है और 6 सेंटीमीटर से सर्कमफ्रेंस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। सब कोस्टल एंगल क्या हमारा देख लेते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है हमारा 68 डिग्री होता है और प्रेगनेंसी के समय हमारा क्या हो जाता है 103 डिग्री बढ़ जाता है ना। तो 103 डिग्री हो जाता है। पैरामीटर्स विच इंक्रीजेज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या बढ़ जाता है। तो आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और मिनट वॉल्यूम भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। और नॉर्मल क्या-क्या रहेगा तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल रहेगा और वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल रहता है। ऑल्दो रेस्पिरेटरी रेट रिमेन्स नॉर्मल इन प्रेगनेंसी बट डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज। इससे क्या होगा कि मोर CO2 फ्लश आउट। तो जब ज़्यादा CO2 फ्लश आउट होगा है ना, तो जब ज़्यादा CO2 निकलेगा हमारे बॉडी से तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और एसिडोसिस डेवलप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग को समझना है। तो हमारा क्या हो जाता है जब CO2 कम होगा तो जब CO2 कम होगा तो क्या हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा जब CO2 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेस की मात्रा बढ़ने लगेगी। तो जब बेस की मात्रा जब बढ़ने लगेगी तो क्या हो जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चेंजेस इन जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या-क्या चीजें हम लोग को चेंजेस देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्या है हमारा गर्ड। तो गर्ड की जो मात्रा है वो क्या होती है बढ़ जाती है। गर्ड को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लेक्स। गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं। एसोफिजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या फिर डिजीज। रिफ्लेक्स डिसऑर्डर और डिजीज ये सारी चीजें होती है गर्ड का फॉर्मूला। तो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है ये कभी-कभी मान लीजिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा जो एसोफेजियल इंस्पेक्टर वो अच्छे से काम नहीं करता। तो उससे क्या होगा वो बैक फ्लो करता है हमारा जो ये जो हमारा मान लीजिए हमारा स्टोमक है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इंस्फिंक्टर होता है। जब ये इंस्फिंक्टर अच्छे से बंद नहीं होगा तो क्या होगा जब हम लोग लेटते हैं या खड़े रहते हैं तो कभी-कभी क्या होता है हमारा HCl ऊपर की ओर जाता है ना। तो HCl ऊपर की ओर जाएगा तो HCl क्या है एसिड है हमारा। तो लगता है कि कुछ अंदर क्या हो रहा है जल रहा है। तो यही हमारा गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ठीक है। अगला क्या है हमारा कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है हमारा क्यों होगा कि प्रोजेस्टेरोन के कारण। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है हमारा स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है इंटेस्टाइन भी क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है। और वोमिटिंग। वोमिटिंग में जनरली हम लोग को क्या देखने को मिलता है मॉर्निंग सिकनेस। ये वोमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन के कारण देखने को मिलता है तो HCG के कारण देखने को मिलता है। और HCG को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और अगर वोमिटिंग ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कौन सा डिजीज हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ग्रेविडेरम। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग को देखने को मिलती है चेंजेस। तो वोमिटिंग ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे लेक्चर में। ऑल द लिवर एंजाइम्स डिक्रीज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट अल्कलाइन फॉस्फेट। तो जितने भी लिवर के एंजाइम्स होते हैं तो लिवर के एंजाइम्स में क्या होगा SGOT होता है, SGPT होता है ना। फिर बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन में दो होते हैं। बिलिरुबिन में दो चीजें आती है एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो ये सारी चीजें क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। ये सारा चीज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और एक चीज बढ़ता है वो क्या हमारा अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो प्रोड्यूस होता है बाय प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा बनाता है, इसलिए क्या हो जाता है, इंक्रीज़ देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं चेंजेज़ इन एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? तो एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, है ना? तो एड्रिनल ग्लैंड्स में 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड से क्या हो जाएगा हमारा, जनरली देखने को मिलता है इंक्रीज़, है ना? तो एड्रिनल हार्मोन्स इंक्रीज़ होंगे और इंसुलिन में पैंक्रियास से क्या निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा। तो इंसुलिन में इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन के कारण होता है। एचपीएल हार्मोन के कारण क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और इंसुलिन सिक्रीशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे आते हैं, तो ऑल पिट्यूटरी हार्मोन्स इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो कौन-कौन से हार्मोन है जो डिक्रीज होता है? तो एलएच और एफएसएच क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। और चेंजेस इन थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में हम लोग देख लेते हैं, तो अल्फा यूनिट जो होता है एचसीजी, तो ह्यूमनिक कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो सिमिलर रहता है किससे, टीएसएच से। तो टीएसएच क्या होता है, वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड से क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, इसको हम लोग T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। क्या बोलता है, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ये जो 2 हार्मोन होते हैं वो क्या हो जाता है, T3 और T4 इसको हम लोग बोलते हैं। जिसमें 3 आयोडीन रहेगा वो हमारा हो जाएगा ट्राई आइडो और 4 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के समय। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आल्सो इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी। तो थायराइड जो बाइंडिंग होता है ग्लोबुलिन वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दैट इज़ व्हाई फ्री जो होता है हमारा T3 और T4, कहने का मतलब क्या है, ज़रा समझिएगा ध्यान से, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूथोराइड देखने को मिलता है। थायराइड की समस्या जनरली जो है प्रेगनेंसी में देखने को नहीं मिलती है। प्रेगनेंसी में एक तरफ कह रहा है कि T3 और T4 क्या होता है, ज़्यादा निकलता है, इसका सिक्रीशन इंक्रीज़ होता है। तो क्या होता है, जब ये भी ज़्यादा निकल रहा है और थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी ज़्यादा निकल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन यानी टीबीजी, जो टीबीजी होता है यानी थायराइड बाइंडिंग जो ग्लोबुलिन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ये इसका काम क्या रहता है कि T3 और T4 जितने भी T3 और T4 जो रहते हैं उनको पकड़ने का काम करता है, पकड़-पकड़ के काम करवाता है। तो जब ये ज़्यादा निकल रहा है, तो ये भी ज़्यादा निकल रहा है। तो ये जितना ज़्यादा निकलेगा और ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ही पकड़ कर क्या करेगा, काम करेगा। इससे जितने भी फ्री T3 और T4 जो रहते हैं वो नॉर्मल फीमेल रहती है और जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है उन लोगों के बराबर पाया जाता है ना? तो इससे क्या होता है कि किसी भी थायराइड की समस्या हम लोग को देखने को नहीं मिलती है प्रेगनेंसी के समय। इसीलिए इसमें बोला गया कि प्रेग्नेंट फीमेल्स यूथोराइड, लेकिन असल में क्या होता है कि T3 T4 बढ़ता है, लेकिन जब ये बढ़ा तो इसको पकड़ने वाला भी बढ़ गया, तो टीबीजी भी बढ़ गया, तो टीबीजी बढ़ गया तो दोनों मामला मिलकर क्या कर दिया, कैंसल कर दिया था। जब कैंसल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, तो आयोडीन रिक्वायरमेंट्स इन प्रेगनेंसी पर डे कितना ज़रूरत पड़ता है, तो 250 मिली सेंटीग्राम पर डे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज क्या है, तो आयोडीन डिफिशियंसी है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन डेवलप कंट्री, तो इसका क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, हशीमोटो थायराइडाइटिस। हशीमोटो जो होता है ऑटोइम्यून डिजीज है थायराइड ग्लैंड का। और नेक्स्ट, फीटस स्टार्ट कब करता है थायरॉक्सिन बनाना, तो 11 से 13 वीक्स के बीच में जो है हमारा फीटस स्टार्ट कर देता है बनाना हमारा थायरॉक्सिन। बट इट मेजरली डिपेंड्स ऑन मदर। ये किस पे डिपेंड करता है, मदर पे डिपेंड करता है। और थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारा इम्पोर्टेंस होता है हमारे किसके लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट है, तो थायरॉक्सिन इम्पोर्टेंट है। सो ये क्या होता है, इफ देयर इज अनडायग्नोज्ड हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेग्नेंट फीमेल, फीटस विल गेट लेस थायरॉक्सिन। अगर किसी फीमेल में हाइपोथायराइडिज्म है तो बच्चे में क्या होगा, थायरॉक्सिन कम पहुंचेगा।
तो इससे क्या हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन इन फीटस तो बच्चों क्या होगा बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, है ना? उसकी बुद्धि क्या होगी? कमज़ोर होगी। अब एक केस स्टडी देख लेते हैं तो एक मिसेज़ रीना डायग्नोस्ड केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज़्म तो इसको क्या है हाइपोथायरॉयडिज़्म हुआ है प्रेगनेंसी के समय। शी इज़ ऑन थायरोक्सिन, थायरोक्सिन पे है एंड शी कंसीव्स तो प्रेगनेंसी में भी है और थायरॉक्सिन भी ले रही है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन कंसेप्शन जिस दिन हुई तो क्या करेंगे उसका डोज़ का हम लोग क्या कर देंगे बढ़ा देंगे यानी थायरॉक्सिन का जो डोज़ है वो 30 टू 40% क्या करेंगे बढ़ा देते हैं। तो ये था हमारा मैटरनल एडाप्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज के लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नोट्स के लिए आप लोग चैनल डिस्क्रिप्शन पे जाकर टेलीग्राम लिंक से जॉइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी आप लोग नोट्स के लिए जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।